तो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम लोग अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, इसका मतलब होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो आज के लेक्चर में हम लोग सुनेंगे। तो जैसे ही वर्ड माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा सा, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है बिग, बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर को समझने के लिए हम लोग एक चित्र देखेंगे। ये जो चित्र आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसमें एक तरफ आप ध्यान दीजिए, एक तरफ है माइक्रो इकोनॉमिक्स ये, और एक तरफ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एक व्यक्ति या एक परिवार या एक बिजनेसमैन या एक फर्म, एक फैक्ट्री कैसे ये सब आर्थिक जो समस्या है उसका हल करती है। कैसे वो अपने सीमित संसाधनों का चुनाव करती है और उस सीमित संसाधन से कुछ उत्पादन करती है या कुछ निर्माण करती है। वो क्या फैक्टर्स है, वो क्या कारण है जो इन 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 व्यक्तियों को या इस परिवार को या इन मैन को या एक फैक्ट्री को कौन सा कारण है जो प्रभावित करती है, जिससे वो एक डिसीजन लेते हैं कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, उसको क्या उत्पादन करना है और क्या इवन कंजम्पशन करना है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। अगर हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार या किसी एक बिजनेसमैन या किसी एक कारखाना के बारे में पढ़ें, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और अगर हम पूरे देश के बारे में पढ़ें, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, पूरा व्यक्ति या पूरा परिवार में, देश में रह रहा पूरा परिवार या देश में रह रहे पूरे बिजनेसमैन या देश में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, ये सब मिलके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक परिचय देंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते क्या है और उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने से पहले ये जो आपके स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, उसको ध्यान से देखेंगे। ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी, क्रियाकलाप, क्रिया ऐसा कोई भी क्रिया जिसमें हम लोग उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं या फिर वितरण करते हैं। इन तीनों क्रियाओं को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इन्हीं सब तीनों क्रियाओं के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग छोटे लेवल पे, छोटा एक परिवार या एक व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में चर्चा करते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इसमें है कि समाज के लोग, अब समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, अलग अलग लोग या अलग अलग परिवार जो रह रहा है,
उनको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे वस्तुओं की आवश्यकता होती है या सेवाओं की आवश्यकता होती है। इस इन इन आवश्यकताओं की सूची बहुत लंबी होती है और ये असीमित होते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देंगे कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले तो हो गया भोजन, भोजन, कपड़ा, मकान इत्यादि, इत्यादि। और सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो शिक्षा, शिक्षा जैसी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, फिर स्वास्थ्य, इन सब सेवाओं की बैंक, बैंक भी एक तरह का सेवा है, बैंकिंग भी एक तरह का सेवा है। तो इन सब चीज़ों की और इन सब सेवाओं का समाज में रह रहे लोगों को ज़रूरत पड़ता है। और ये जो आवश्यकताएँ हैं, उन समाज में रह रहे लोगों की ये जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी सूची बड़ी ही लंबी होती है और ये अनलिमिटेड भी होती है, ये असीमित भी होती है। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास जो संसाधन होता है, उसकी उपलब्धता बहुत कम होती है। अब क्या संसाधन होते हैं? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि उसकी संसाधन की उपलब्धता जो है, वो सीमित होती है, वो कम होती है? उसके लिए हम उदाहरण देकर समझने का कोशिश करेंगे और ये उदाहरण जो है, वो चारों 3 तरह का 4 है उदाहरण, लेकिन वो 3 तरह का उदाहरण है और तीनों उदाहरण से आप लोग कुछ समझने का कोशिश करिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला उदाहरण है किसान, तो किसान के पास संसाधन क्या होता है? उसके पास कुछ खेत होता है और कुछ यंत्र होता है, जैसे बैलगाड़ी, हल, ट्रैक्टर ये सब यंत्र होता है और उसके पास अपना और अपने परिवार का मज़दूरी होता है, मज़दूरी होता है। यही उनके पास होता है, ये उनके पास संसाधन है। तो ये संसाधन खेत कितना होता है? 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा इतना ही होता है। यंत्र में एक ट्रैक्टर होता है, एक थ्रेशर होता है, यही सब होता है। या बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होता, बहुत लोगों के पास सिर्फ़ 2 बैल होता है, 1 बैलगाड़ी होता है और मज़दूरी होता है उनके पास। तो ये सीमित संसाधन का उपयोग करके वो अपनी आवश्यकता की चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम लोग इतना लेट से मत जोड़ो क्योंकि कल से 10-20 के बाद जो भी आएगा उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसान के बारे में बात कर रहे हैं कि किसान के पास जो संसाधन होता है जैसे खेत या यंत्र या मजदूरी वो सीमित संसाधन होता है और इस सीमित संसाधन का उपयोग करके वो अपनी आवश्यकता की चीजों को वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि किसान को भी भोजन की जरूरत पड़ती है उनको भी कपड़ा का जरूरत पड़ता है उनको भी मकान का जरूरत पड़ता है उनके बच्चों को शिक्षा की जरूरत पड़ती है उनके परिवार के लोगों को स्वास्थ्य की सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो ये सीमित संसाधन का उपयोग करके वो कुछ उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन को बेचकर या उसका उपभोग कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं तो आवश्यकताओं की सूची बहुत लंबी होती है और संसाधन की उपलब्धता बहुत सीमित होती है उस उदाहरण के क्रम में हम सबसे पहले देखें एक किसान के बारे में उसी तरह मान लो एक बुनकर है तो बुनकर के पास संसाधन क्या होता है कुछ कपास होता है उसके पास है ना कुछ सूत होता है उसके पास एक मशीन होता है उसके पास यंत्र जो है मशीन होता है और फिर उसके पास मजदूरी होती है ना मजदूरी होती है तो इन इन संसाधनों का उपयोग करके वो कुछ उत्पादन करते हैं और फिर उससे अपनी आवश्यकता की चीजों को प्राप्त करते हैं उसके बाद तीसरा उदाहरण है हमारे पास शिक्षक का अब एक शिक्षक जो है उसके पास क्या संसाधन होता है तो उनके पास एक कला अपना माइक्रोफोन ऑफ करो जिसका भी ऑन है स्वाति कुमारी झा स्वाति कुमारी झा अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए स्वाति कुमारी झा नहीं तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा तुम लोग सुन रहे हो बच्चों हाँ ठीक
हाँ, ठीक। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो उसमें हम लोग देखें कि समाज में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। उन लोगों का जो आवश्यकता होता है वो उसका सूची वो लोग को जीवन यापन करने में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे बहुत सारी वस्तुओं की या बहुत सारी सेवाओं की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं इन 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 वस्तुओं और सेवाओं की सूची जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है और इसको प्राप्त करने के लिए उनके पास संसाधन जो होते हैं वो बहुत सीमित होता है और इसमें हम लोग कुछ उदाहरण का चर्चा कर रहे हैं और हर उदाहरण अपने आप में एक तरीके का उदाहरण है, इसलिए इन उदाहरणों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम लोग किसान को देखें तो किसान के पास संसाधन क्या होता है, तो उनके पास संसाधन के रूप में खेत होता है या कुछ यंत्र होता है और उसकी अपनी उसके या उसके परिवार की मजदूरी होता है। इन सब संसाधनों का उपयोग करके जो सीमित है उसका उपयोग करके वो अपनी आवश्यकताओं को की पूर्ति करता है। उसी तरह एक बुनकर जो है उसके पास कुछ कपास होता है, सूत होता है, मशीन होता है, मजदूरी होता है और इन सब सीमित संसाधनों का उपयोग करके वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। एक शिक्षक के पास क्या रहता है? उनके पास कोई भी फिजिकल कैपिटल नहीं होता है, उनके पास एक कला है ना? उनके पास एक कला है, एक स्किल जिसको कहते हैं, उनके पास एक स्किल है, उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है ना? तो वो नॉलेज को बाँटते हैं। तो ये भी एक तरह का संसाधन है उनके पास। शिक्षक के पास एक तरह का संसाधन है, वो क्या है? उनके पास नॉलेज है और वो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे उनको कुछ पैसा मिलता है, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करते हैं। उसी तरह अब एक मज़दूर है मान लो, एक मज़दूर जो है, उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ़ अपना मज़दूरी है। उनके पास खेत भी नहीं है, उनके पास कोई यंत्र भी नहीं है, उनके पास कपास, सूत या नॉलेज भी नहीं है, उनके पास सिर्फ़ अपनी मज़दूरी है। तो ये मज़दूरी किसी की मज़दूरी भी तो एक सीमित ही होती है, वो तो बहुत ही काम नहीं कर सकता या एक असीमित मात्रा में तो काम नहीं कर सकता। तो उनके पास बस ये एक मज़दूरी ही संसाधन है, जिसका एक बेहतर इस्तेमाल करके वो कुछ चीज़ का उत्पादन करते हैं। अब इसी फिगर में तुम देखो एक चीज़ और तुमको नज़र आएगा, इसमें लिखा हुआ है कि समाज के जो लोग हैं वो अपना उनको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके पास संसाधन जो होते हैं वो बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। तो इन सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट इस्तेमाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है वही उत्कृष्ट इस्तेमाल, कि हम किस तरह अपने खेत का या अपनी मजदूरी का या अपने ज्ञान का किस तरह बेहतर इस्तेमाल करेंगे, किस तरह उत्कृष्ट इस्तेमाल करेंगे कि हम अपने कुछ ऐसा उत्पादन करें जिससे हमारी आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो जाए, है ना? तो अब मान लो कि एक किसान, एक बुनकर, एक शिक्षक, एक मजदूर कुछ चीज का उत्पादन किया, है ना? जैसे किसान खेत अनाज का उत्पादन किया, बुनकर कपड़ा बनाया, शिक्षक ज्ञान का उत्पादन किया और मजदूर कुछ बनाया, घर बनाया या कोई भी चीज बनाया, तो उसका एक भाग जो होता है उससे मिला हुआ पैसा होता है या वो उपजाया हुआ उत्पादन का एक भाग का वो उपयोग करता है। तो उपयोग करता है तो बस खत्म हो जाती है, क्योंकि ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी एक आर्थिक क्रिया है ना? आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पे उपभोग करता है, बस वो खत्म हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है कि उसको चूँकि उत्पादन जब करता है तो उसका वैल्यू इस तरह का होता है कि उसको चयन करना पड़ता है या फिर कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है ना? अब उसके लिए हम लोग देखेंगे कि अन्य संसाधनों की प्राप्ति। अब क्या है, मान लो एक किसान है, किसान, इसकी ज़रूरतें तो बहुत है, रोटी, कपड़ा, घर, शिक्षा और पढ़ाई। इसी तरह तमाम बहुत सारे, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, आवश्यकताएँ जो होती हैं ना जीवन जीने के लिए, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वो आवश्यकताओं की सूची बहुत लंबी होती
है ना? और इस सीमित संसाधन का उत्कृष्ट इस्तेमाल करके वो कुछ उत्पादन करता है। अब उत्पादन करने के बाद वो कुछ भाग का उपभोग करता है और कुछ भाग को वो उपभोग कर सकता है या फिर कुछ चीज़ को उसको त्यागना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि उसके पास अगर किसान 1 साल मज़दूरी किया और उसको ₹1000 कमाया, है ना? ₹1000 कमाया, तो इसमें वो रोटी तो ज़रूर खाएगा कि बिना खाना के वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मान लो ₹200 उसका रोटी में चला गया, तो ये उपभोग हो गया, ये डायरेक्ट उपभोग हो गया। अब जो ₹800 उसके पास बचा, उसमें वो चयन या त्याग करेगा कि हम और भी जो आवश्यकताएँ हैं, उसमें किसका चयन करें या किसका त्याग करें। अब मान लो कि जैसे उसको ज़रूरत पड़ा कि इस साल होली आया या दशहरा आया, तो बच्चों को एक कपड़ा देना है, तो मान लो कि ₹150 का वो कपड़ा खरीदा, है ना? और अब इस बार वो घर नहीं बना पाएगा क्योंकि बड़ा घर बनाने के लिए उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि उसको वो सोचा कि नहीं, हम घर का त्याग करते हैं और हम चयन क्या करते हैं, अच्छी शिक्षा का और अच्छी पढ़ाई का। तो अच्छी शिक्षा और पढ़ाई में मान लो उसका ₹500 खत्म हो गया। तो इस तरह से जब संसाधन सीमित होते हैं तो जो हमारी आवश्यकताओं की जो लंबी सूची होती है, उसमें हम लोग को कुछ आवश्यकताओं का चयन करना पड़ता है और कुछ का त्याग करना पड़ता है। जैसे हम उदाहरण में यहाँ पे देखेंगे कि अन्य संसाधनों की प्राप्ति के लिए मान लो उदाहरण में घर किसान सोचा कि चलो इस बार हम घर नहीं बनाते हैं, हम जो बड़ा घर में रहने चूँकि मेरा परिवार बड़ा है बहुत सारे लोग हैं तो इसके लिए बड़ा घर की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन हम बड़ा घर नहीं खरीदते हैं और हम क्या खरीद लेते हैं, एक प्लॉट ज़मीन ही खरीद लेते हैं। हम ज़मीन ही खरीद लेते हैं क्योंकि ज़मीन अगर हमारे पास होगा तो वो हमारे संसाधन में वृद्धि होगा और जैसे ही हमारे संसाधन में वृद्धि होगी तो भविष्य में क्या होगा कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा, है ना? उत्पादन बढ़ेगा तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मतलब हमारे पास ज़्यादा उत्पादन होगा। तो इस तरह का चयन और त्याग करना पड़ता है घर का या ज़मीन का या मान लो कि किसान को क्या चाहिए? उसके पास जो सीमित संसाधन है, ₹1000 का अगर अनाज वो बेचा, तो उसमें क्या वो शिक्षा लेगा या विलासिता की कोई वस्तु लेगा? वो टीवी लेगा या वो एसी लेगा या कूलर लेगा, ऐसा कोई चीज़ लेगा कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं लेगा। इस सब चीज़ों का त्याग कर देगा और चयन क्या करेगा? अच्छी शिक्षा का। तो इस तरह से हम अभी देखें कि जब एक व्यक्ति को कोई चीज़ का चयन करना पड़ता है अर्थव्यवस्था में अगर किसी व्यक्ति को चयन करना पड़ता है, तो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या-क्या होती हैं? महत्वपूर्ण चीज़ें होती है कि समाज में रह रहे लोगों का जो आवश्यकता होता है, उसकी सूची बड़ी लंबी होती है और इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए उसके पास संसाधन जो होता है, वो सीमित होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आवश्यकताओं की सूची लंबी सूची, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर इन जो सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन अभी जब हम इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे संसाधनों का उत्कृष्ट इस्तेमाल करना ही अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है कि कैसे हम अपने संसाधनों का उत्कृष्ट इस्तेमाल करें और उसका उत्कृष्ट इस्तेमाल करके वो उत्पादन करती है। लेकिन फिर भी वो कोई भी समाज या कोई भी लोग इतना उत्पादन नहीं कर पाता है कि उसकी जो आवश्यकताओं की लंबी सूची है उसको पूरा किया जाए। तो उसमें फिर उसको क्या करना पड़ता है? चॉइस चॉइस मतलब उसको चॉइस करना पड़ता है कि किस चीज़ का हम लोग चयन करेंगे और किस चीज़ का किन वस्तुओं का, किन आवश्यकताओं का हम त्याग करेंगे। तो ये हुआ क्या? ये हुआ कि लोगों का बिहेवियर जो वो सोचते हैं, किस तरह से वो अपना आर्थिक फैसला लेते हैं। ये फैसला हो गया, फैसला। आर्थिक फैसला, वो किस तरह से एक लोग हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी व्यक्ति या किसी परिवार, है ना? परिवार या किसी फैक्ट्री, है ना? के लोग फैक्ट्री के लोग जो है, वो किस तरह अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फैसला लेते हैं। इसी के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमी व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग आगे पढ़ने के लिए हम लोग एक और फ्लो चार्ट देखेंगे, है ना? उसमें ये जो है उसमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रति इकाई उत्पादन तथा सामूहिक आवश्यकता।
अब मान लो कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे किसान हैं या बहुत सारे टीचर हैं, किसान हो गया ये और ये टीचर हो गया और बुनकर हो गया, बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या देगा? अनाज देगा, अनाज देगा। जो किसान है वो अनाज देगा और बुनकर है वो कपड़ा देगा, है ना? और टीचर जो है वो क्या करेगा? वो पढ़ाएगा, वो शिक्षा देगा, है ना? तो ये जो अभी फिगर हम लोग हमारे पास है फ्लो चार्ट, उसमें हम लोग प्रति इकाई उत्पादन तथा सामूहिक आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। प्रति इकाई उत्पादन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था की हर एक इकाई, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे एक इंडिविजुअल फैक्ट्री हो, वो जो उत्पादन करता है और जो सामूहिक आवश्यकता होती है पूरे समाज या पूरे देश की, इसके बीच सुसंगता होनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या है कि समाज की प्रति इकाई, व्यक्ति, परिवार या फर्म, फर्म का मतलब होता है फैक्ट्री, कुछ चीजों का उत्पादन करता है तथा कुछ चीजें वो खरीदता है। किसान जो है वो अनाज का, एक किसान जो है वो अनाज का उत्पादन तो करता है, अनाज का उत्पादन करता है ना? लेकिन उसको कपड़ा और शिक्षा या और भी चीजें, जैसे उसको ट्रैक्टर लेना है तो उसको बाहर से उसको चीजों को खरीदना पड़ेगा, है ना? तो हर व्यक्ति या हर परिवार या हर फैक्ट्री अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को नहीं बना सकता है, नहीं उत्पादन कर सकता है। तो हम देखते हैं, तो वो क्या करेगा? अगर वो उत्पादन नहीं करेगा तो वो चीज़ों को बाहर से खरीदेगा, जो दूसरा कोई व्यक्ति या दूसरा कोई परिवार या दूसरा कोई फैक्ट्री बना रहा है, उन वहाँ से उन चीज़ों को खरीदेगा। तो है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकता जो होती है, किसान का जितना भी अर्थव्यवस्था में रह रहे जितने भी किसान हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? अनाज चाहिए, घर चाहिए, शिक्षा चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो ये सामूहिक आवश्यकता है। समाज में रह रहे लोगों की जो सामूहिक आवश्यकता है तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगता होनी चाहिए। सुसंगता होने का मतलब क्या होता है? सुसंगता होने का मतलब ये ही होता है सिर्फ कि समाज में या देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, उनकी जितनी भी आवश्यकता है, जितनी भी भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है या कपड़े की आवश्यकता है ना? या शिक्षा की आवश्यकता है ना? या स्वास्थ्य की आवश्यकता है, या कुछ मशीन की आवश्यकता है। ये सामूहिक आवश्यकता जो है, उसका जो प्रति व्यक्ति उत्पादन किया गया, प्रति इकाई उत्पादन किया गया है, इस आवश्यकताओं के साथ उसमें एक सुसंगता होनी चाहिए। इस सुसंगता का मतलब होता है कि सब परिवार मिलके इतना भोजन ज़रूर उत्पादन कर ले, जितना भी किसान परिवार है वो मिलके इतना भोजन ज़रूर उत्पादन कर ले कि जो सामूहिक देश की सामूहिक हर लोगों की आवश्यकता है, उसको पूरा कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो किसान नहीं है, वो भोजन उत्पादन नहीं कर रहे, वो शिक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षा जो है वो शिक्षक शिक्षा दे रहा है, पर भोजन उसको कौन देगा? जो किसान परिवार द्वारा उत्पादित किया गया हो। तो इसलिए जो सामूहिक आवश्यकता है, यानी कि एक समाज के भोजन की आवश्यकता या कपड़ों की आवश्यकता या शिक्षा की आवश्यकता या स्वास्थ्य की आवश्यकता या मशीन की आवश्यकता, इसको पूरा होना चाहिए। ये जो आवश्यकताएं हैं ना, वो पूरी होनी चाहिए। तो समाज में जो प्रति इकाई उत्पादन होता है और जो सामूहिक आवश्यकता होता है, उसके बीच एक सुसंगता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब मिलके बहुत सारा भोजन उत्पादन कर दिए और कपड़ा कोई उत्पादन ही नहीं किया। तो सामूहिक आवश्यकता जो कपड़ों का है, वो उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाएँगे। भोजन की आवश्यकता को पूरा कर लेंगे और वो बहुत बच भी जाएगा, लेकिन कपड़ों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएँगे या मशीन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएँगे। और ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कि ये अर्थव्यवस्था में 2-3 तरह का अर्थव्यवस्था है, उसमें अलग-अलग जो एजेंसीज़ होती है, अलग-अलग लोग जो होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे समाज को किसकी आवश्यकता है और उसको पूरा मतलब कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये इस फ्लो चार्ट में हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो प्रति इकाई उत्पादन है तथा सामूहिक आवश्यकता है, उसके बीच एक सुसंगता होनी चाहिए, है ना? अब इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण है कि समाज में सारे कृषक परिवार एवं कृषि इकाइयों द्वारा उपलब्ध संसाधन के इस्तेमाल से किया गया उत्पादन तथा अनाज की सामूहिक आवश्यकता। पूरा सब किसान जितना भी समाज में एक मान लो कि सोसाइटी है, इसमें किसान परिवार रह रहा है। अब किसान परिवार के पास जितने भी किसान परिवार है, उनके पास संसाधन है,
खेत के रूप में या मजदूरी के रूप में तमाम संसाधन है और ये जो सभी किसान हैं वो अपने तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करके अनाज उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या ये अनाज जो है वो अनाज जो है वो समाज की सामूहिक आवश्यकता खाने की जितनी आवश्यकता है उसको पूरा कर पा रहा है? अगर नहीं पूरा कर पा रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा जगह से संसाधन हम लोग लेंगे। अब देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी। देखो क्या है ये, इसको इसको देखो, जो फ्लो चार्ट है ना तुम्हारे स्क्रीन पे उसको देखने का कोशिश करो। अनाज की सामूहिक आवश्यकता, फिर है कृषि में संसाधन। कृषि के पास एक कृषक परिवार के पास जो भी संसाधन है क्या होता है? खेत, मजदूरी और इनके पास जो यंत्र होता है, बैल हो, बैलगाड़ी हो या ट्रैक्टर हो, जो भी यंत्र होता है। तो ये कृषि संसाधन का पूरा इस्तेमाल करके उत्पादन करते हैं। और अगर ये उत्पादन जो है, जितना भी भोजन का उत्पादन करते हैं, खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं, ये उत्पादन अगर सामूहिक आवश्यकता से कम हो तो हम क्या करेंगे? अन्य संसाधन जो है, फैक्ट्री के पास जमीन है ना, जमीन है या उसके पास लोग है या उसके पास यंत्र है, वो सब का को हम क्या करते हैं? उसको डाइवर्ट कर देते हैं इधर कृषि के क्षेत्र में। या मान लो कि बहुत सारे लोग बुनकर है ना, बुनकर है या फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो फैक्ट्री का जो भी संसाधन है या बुनकर का जो भी संसाधन है, उन लोग को हम लोग भेज देते हैं किसान में कि नहीं, अब फैक्ट्री नहीं चलेगा, यहाँ से फैक्ट्री हटा दो, ये जमीन को खाली कर दो, यहाँ पे खेती होगी। क्योंकि अभी कृषि जो समुदाय है, किसान लोग जितने भी हैं हमारे समाज में, उनके पास जो भी संसाधन है, मौजूद उपलब्ध संसाधन है, उससे वो इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं कि जो समाज की सामूहिक आवश्यकता हो उसको पूरा किया जाए। तो इसलिए अन्य संसाधन जो है, जैसे फैक्ट्री हो गया या बुनकर की मजदूरी हम लोग ले लेंगे और फैक्ट्री का जमीन ले लेंगे। तो ये जो संसाधन है उसको डाइवर्ट करके हम कृषि संसाधन में लगाए। अब यहाँ पे संसाधन इतना हो गया कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग उत्पादन किए और अब इतना उत्पादन हुआ कि समाज में जो अनाज की सामूहिक आवश्यकता थी उसको हम लोग पूरा कर पाए। तो इसमें हम लोग क्या देखें? इसमें हम लोग देखें कि कैसे एक अर्थव्यवस्था में कैसे जो संसाधन के बीच, संसाधन जो है, संसाधन के बीच एक परस्पर कंपटीशन चलते रहता है ना। एक जो कंपटीशन चलते रहता है, कंपटीशन चलते रहता है कि हम जो समाज की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कैसे हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर संसाधन कम हो जाते हैं तो दूसरे क्षेत्रों से कैसे उस संसाधन का इस्तेमाल करके, जैसे मान लो कि देश को अभी 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 देश में किसी दूसरे देश से, चीन से एक लड़ाई छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मान लो कि युद्ध छिड़ जाए, है ना, चीन के साथ। तो अभी क्या करेंगे कि मान लो एक फैक्ट्री थी जो कि मान लो कि बना रही थी क्या, टीवी, है ना, या कूलर बना रही थी। तो अब फैक्ट्री, जब युद्ध छिड़ गया तो उस समय हमको आर्म्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, बंदूक की जरूरत पड़ेगी। तो ये फैक्ट्री वाले को बंद नहीं करेंगे, बोलेंगे लेकिन तुम अपना टीवी कूलर मत बनाओ, तुम्हारे पास जितना भी संसाधन है उसका इस्तेमाल आर्म्स बनाने में करो। या फिर सैनिकों को खिलाने के लिए ब्रेड का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग बोल देंगे कि अब जो किसान पहले अपनी जमीन पे कपास उपजा रहे थे, तो उनको बोल देंगे कि नहीं, अब ये जो तुम्हारे पास संसाधन है, एक किसान के पास, परिवार के पास जो संसाधन है जिसमें वो कपास उपजाते थे, अब वो कपास नहीं उपजा के गेहूं उपजाएगा जिससे ब्रेड मिले, ताकि युद्ध के समय हम सैनिकों को दे सके। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे समाज में जो संसाधन है वो सीमित है, और कभी कभी चूंकि जो सामूहिक आवश्यकता होती है अलग अलग चीजों की, उसको पूरा करने के लिए एक क्षेत्र से संसाधन को उठाकर दूसरे क्षेत्र में संसाधन को दिया जाता है, ताकि जो सामूहिक आवश्यकता है
वो पूरी हो सके। तो ये हम लोग दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे पहला देखें कि जो हमारी जो हमारी आवश्यकता है उसकी सूची लंबी होती है, हमारे पास संसाधन जो है वो सीमित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। अगर संसाधन सीमित नहीं हो तो इकोनॉमी अर्थशास्त्र जो है वो सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। ये सीमित संसाधन का कैसे उत्कृष्ट इस्तेमाल करके करके हम उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन की प्रक्रिया या उसके बाद हम चयन त्याग करते हैं। ये सब बहुत चॉइस, थ्योरी ऑफ चॉइस। जैसे अगर तुम्हारे पास जितना भी खेत है, हम लोग खास करके खेती के परिवार से आते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पिताजी कुछ धान उपजाए और धान को बेच दिया और 5,000 उनके पास आया। अब इस 5,000 में उनके पास बहुत सारी आवश्यकताओं की लंबी सूची होती है। उसमें वो चयन और त्याग करते हैं, उसमें चॉइस करते हैं, है ना? और कि शिक्षा दिया जाए या स्वास्थ्य दिया जाए या इंश्योरेंस करवाया जाए या बैंक डिपॉजिट करवाया जाए या इस बार घर बनाया जाए या खेत ही लिया जाए, इस तरह का वो चयन करते हैं। तो ये जो है चीजें कि आवश्यकता की लंबी सूची, संसाधन की सीमित मात्रा, संसाधनों का उत्कृष्ट इस्तेमाल कर उत्पादन और फिर उत्पादन के बाद या उत्पादन के लिए चीजों का चयन करना, त्याग करना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम कंज्यूमर, एक आदमी के बिहेवियर के बारे में, एक आदमी कैसे फैसला लेता है अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम अभी देखें कि चूंकि हम लोग समाज में रह रहे हैं तो समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक आदमी हर कुछ अपने लिए नहीं उत्पादन कर सकता है, तो इसीलिए जो प्रति इकाई उत्पादन है, एक किसान परिवार या एक बिजनेसमैन या एक फैक्ट्री, वो जो भी चीज उत्पादन करता है उसका उत्पादन और सामूहिक आवश्यकता के बीच एक सुसंगता होनी चाहिए। क्योंकि ये सुसंगता नहीं होगी तो कभी हम लोग अनाज ज्यादा पैदा कर देंगे और कभी हम लोग बंदूक ज्यादा पैदा कर देंगे, है ना? बंदूक ज्यादा पैदा कर देंगे तो अनाज ज्यादा पैदा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। बंदूक ज्यादा पैदा होने से कोई मतलब नहीं है उसका, है ना? तो हमको अनाज और बंदूक दोनों का जरूरत है। तो इसलिए जो सामूहिक आवश्यकता है उसको हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज की आवश्यकता है और कैसे हम अपना जो संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल करके उस सामूहिक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, है ना? उसके बाद ये तो हो गया कि एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, कैसे वो फैसला लेता है अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे इन्हीं सब चीजों से, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं कि आवश्यकताओं की लंबी सूची या संसाधन की सीमितता और उसका उत्कृष्ट इस्तेमाल करके कुछ उत्पादन करना, फिर उत्पादन के बाद चयन करना या किसी भी चीज का त्याग करना, अपनी आवश्यकताओं के लिए कोई भी चीज का चयन करना या फिर त्याग करना, और उसके बाद हम देखें कि प्रति इकाई जो उत्पादन है और सामूहिक जो आवश्यकता है उसके बीच सुसंगता होनी चाहिए। नहीं होती है सुसंगता तो क्या करते हैं कि हम लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संसाधनों का ट्रांसफर करते हैं और फिर उसका उत्पादन करके हम किसी भी अपनी जो सामूहिक आवश्यकता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों से अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं आती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या होती है। तो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसके बेसिस पे ही, उसके आधार पे ही हम लोग इन समस्याओं को जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर समस्याएं होती क्या क्या है। तो अब इस स्लाइड में तुम लोग पढ़ो, पहले देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, विनियम तथा उपभोग। अब उत्पादन का मतलब कोई भी चीज उत्पादन करना, विनियम का मतलब ना बेचना या लेना। जैसे कि किसान वो चावल उपजाया और 10 किलो चावल बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उससे वो कपड़ा खरीद लिया, तो ये विनियम होता है। और उपभोग, ये तीनों चीज जो है ना, उत्पादन, विनियम और उपभोग, वो आधारभूत आर्थिक गतिविधि है। इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं हिंदी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये आधारभूत है, एक्टिविटी है। समाज में रह रहे हर लोग
उत्पादन करते हैं, अगर उत्पादन नहीं कर रहे तो उपभोग तो कम से कम करते ही है। उपभोग भी अपने आप में एक आर्थिक गतिविधि है। तो उपभोग करते हैं, समाज में रह रहे लोग कुछ चीज़ का उत्पादन करते हैं और फिर उसका विनिमय भी करते हैं, वो ट्रेड भी करते हैं, है ना? फिर दूसरा पॉइंट देखो क्या है कि प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जो भी कुछ किसी भी चीज का उत्पादन कर दें या किसी भी चीज का उपभोग कर लें, नहीं, क्योंकि हम सब चीज का उत्पादन और उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति के पास जो संसाधन है उसकी कमी होती है। तो ये जो आर्थिक क्रियाकलाप हम लोग करते हैं उसके दौरान हम लोग पाते क्या है कि संसाधन में कमी है, संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यही कमी चयन की समस्या को जन्म देती है। अगर कम संसाधन होगा, अगर मतलब कि संसाधन असीमित हो, तो हम किसी भी चीज का चयन कर लें कि चलो आज मेरे पास एक स्कूटर होना चाहिए, कल कार होना चाहिए, परसों एक ट्रेन होना चाहिए, ट्रक होना चाहिए, हवाई जहाज होना चाहिए, किसी भी चीज को हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास संसाधन कम होता है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी हम लोग चयन करते हैं कि अभी भाई स्कूटर का हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो स्कूटर लेने में ज्यादा पैसा खर्चा होगा और चूंकि तेल भी बहुत महंगा है, तो हम क्या करते हैं कि एक साइकिल ले लेते हैं, साइकिल ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना आर्थिक क्रियाकलाप के लिए एक चयन किए। तो ये संसाधन की कमी जो है वही चयन का मतलब चॉइस होता है, हम लोग चॉइस करते हैं। हमारे पास जितना बजट होता है उस बजट को देख के, बजट का मतलब संसाधन, तो चूंकि बजट सीमित होता है, संसाधन सीमित होता है, इसलिए हम लोग चयन करते हैं। तो ये चयन की समस्या को जन्म देती है। तो दो हम लोग के समस्या क्या देखे, एक तो संसाधनों की कमी और दूसरा चयन की समस्या कि हम लोग क्या चयन करेंगे। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। अभी जो हम लोग ये चीज देख रहे थे ना कि जो भी अलग-अलग क्षेत्रों में जो संसाधन उपलब्ध है और हमारी जो सामूहिक आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए संसाधनों में प्रतिस्पर्धा होता है। प्रतिस्पर्धी विकल्प का मतलब होता है अल्टरनेटिव चॉइस, कॉम्पिटिटिव चॉइस, मतलब कि क्या हमको शिक्षा चाहिए, क्या हमको शिक्षा चाहिए, है ना? या हमको विलासिता चाहिए, विलासिता चाहिए, या हमको डिफेंस चाहिए, डिफेंस चाहिए, या हमको स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, क्या चाहिए? तो जो चाहिए होगा उसी का हम अपने संसाधन का, जो सीमित संसाधन है उसी को का उत्पादन में झोंकेंगे। तो इस तरह जो अर्थव्यवस्था में दुर्लभ संसाधन है उसके उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होता है ना? एक खेत है, हम लोग जान रहे हैं कि चावल अगर उपजाएंगे तो हम उसमें खाएंगे, लेकिन अगर कपास उपजा लेंगे तो वो क्या करेगा, उसको हम लोग मार्केट में बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, तो उससे हम लोग शिक्षा, घर, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो एक खेत एक ही है और उसमें हमको अब चयन करना है कि हम उसमें चावल उपजाएंगे कि कपास उपजाएंगे, हमको ज्यादा रिटर्न क्या देगा। तो जो दुर्लभ संसाधन है उसमें उसके इस्तेमाल के लिए एक प्रतिस्पर्धी विकल्प हो गया। तो ये तीनों जो चीज है, संसाधनों की कमी और उसकी चयन की समस्या और संसाधनों का प्रतिस्पर्धी विकल्प, ये जो है तीनों मिला के अर्थव्यवस्था में तीन जो समस्याएं हैं, तीन केंद्रीय समस्याएं हैं, उनको जन्म देती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये समस्याएं क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। हम अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके किन वस्तु का उत्पादन करें और उसकी मात्रा कितनी हो। जैसे इसमें हम लोग उदाहरण लेंगे कि क्या हम अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके मूलभूत सुविधाएं हैं उसका उत्पादन करेंगे या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। क्या हमारे पास जो संसाधन है उससे हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत जरूरतें होती है, ये मूलभूत जरूरतें। तो मूलभूत सुविधाओं के उत्पादन में उस जो संसाधन को लगाएंगे या फिर विलासिता की वस्तु, जैसे हमको टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब चाहिए, इन सब के लिए लगाएंगे, या फिर कृषि जनित वस्तुओं का या औद्योगिक वस्तुओं का। हम हमारे पास जो संसाधन है, जितने लोग भी एक तरह का संसाधन है। क्या क्या संसाधन होता है, तो जमीन संसाधन होता है ना?
पूंजी एक तरह का संसाधन होता है, लोग जो है स्किल्ड लोग वो एक तरह का संसाधन होता है। तो इन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम लोग कृषि जनित वस्तुओं का उत्पादन करेंगे या औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाओं का उत्पादन करेंगे, या शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे कि सैन्य सेवाओं पे खर्च करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि जो जीडीपी है, जीडीपी उसका जो सिर्फ 1.5% हम लोग शिक्षा या एजुकेशन पे और 1.5% हम लोग हेल्थ पे खर्च करते हैं, और इससे कंपैरेटिवली 6% हम लोग डिफेंस पे खर्च करते हैं, है ना। तो कभी कभी बोला जाता है कि नहीं इतना डिफेंस पे क्यों खर्च करते हो, और हम लोग को जरूरत होता है एजुकेशन और हेल्थ का, तो इस पे खर्च क्यों नहीं किया जाए। तो वही हम लोग देखेंगे, अर्थव्यवस्था की ये समस्या है कि आखिर वो तय करे, हम लोग को तय करना होगा कि हम लोग अपना जो सीमित संसाधन है उसका उपयोग करके क्या चुनेंगे, किस चीज का उत्पादन करेंगे और वो कितनी मात्रा में करेंगे। क्या हम लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका उत्पादन करेंगे, या विलासिता की चीजों का उत्पादन करेंगे, या कृषि जनित वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, या औद्योगिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करेंगे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे या सैन्य सेवाओं के लिए करेंगे। बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे या उच्च शिक्षा को के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम लोग कौन मैसेज कर रहे हो? नो, नोट नॉट अलाउड। कौन कौन है? तुम लोग इतना लेट से क्यों क्लास ज्वाइन करते हो? कल से अगर 11:20 में तुम ज्वाइन नहीं कर पाए तो फिर आगे ज्वाइन करने का कोशिश मत करना, ठीक है। आज हम तुम लोग को दे दे रहे हैं चांस, पर फ्रॉम टुमारो, क्योंकि इससे बीच में कुछ भी नहीं, नो नो आर्गुमेंट प्लीज। आई एम नॉट हेयर टू लिसन योर एक्सक्यूजेस। कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर तुम 11:20 में ज्वाइन कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ज्वाइन मत करना क्लास को, ठीक है। ठीक है, अपना माइक्रो स्पीकर बंद करो और सुनो, क्योंकि तुम्हारा ये जो है उसको बनाने, देखो अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, फिर भी हम अपना एफर्ट लगा के तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम लोग कुछ सीखो। ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है, हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा के खत्म कर सकते हैं चीजों को, और अभी गर्मी की छुट्टी भी चल रही है। इसके बीच में भी अगर हम इतना मेहनत करके तुमको, क्योंकि पढ़ाने के समय ही 2 घंटे का मेहनत नहीं लगता है, ये स्लाइड्स बनाने में, इसका एक एक चीज बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पढ़ाना बहुत ईजी चीज नहीं है। अगर अच्छा पढ़ाने का मन हो तुमको तो वो इजी चीज नहीं है। तो तुम्हारे पीछे मेहनत करते हैं तो तुम्हारी भी कोई ईमानदारी होनी चाहिए, इससे तुमको फायदा होगा। क्या? नहीं नहीं, आभारी रहने का जरूरत नहीं, ये मेरा काम है, लेकिन फिर भी तुम लोग कम से कम समय पे अपना आए। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखें कि हम लोग बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में। तो उसमें हम लोग सबसे पहली केंद्रीय समस्या देखें कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। उसके बाद दूसरी समस्या क्या है, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब ये देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम तुमको ये चीज बताने का कोशिश करेंगे कि देखो, जो भी हमारे पास संसाधन होते हैं और उसका उपयोग करके हम किसी भी चीज का अगर उत्पादन करते हैं, तो हम लोग के पास एक खास तकनीक होता है, एक खास तरीका होता है जिससे हम लोग उसका उत्पादन करते हैं। तो दूसरी जो समस्या होती है ना, वो यही है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, कैसे किया जाए, ये समस्या है। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ो क्या लिखा, अधिक श्रम का उपयोग या मशीनों का उपयोग, उपलब्ध उपलब्ध तकनीक जो है उनमें से किस तकनीक का इस्तेमाल। अब देखो, मान लो कि अर्थव्यवस्था, भारत भारत जो है उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो सब जितना भी जनसंख्या है उसको हम लोग को रोजगार भी देना है ना, रोजगार देना है। तो हमको अगर मान लो कोई भी चीज प्रोड्यूस करना है, एक ट्रैक्टर का फैक्ट्री है, एक ट्रैक्टर का फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री में अगर हम बहुत सारा मशीन लगा दिए, मशीन ही काम कर रहा है, तो सिर्फ 2-4 लोगों को रोजगार मिल पाएगा, है ना। 2-4 लोगों को रोजगार मिल पाएगा, बाकी सब चीजें मशीन ही बना लेगी, पूरा ट्रैक्टर तैयार कर लेगी, है ना। लेकिन मान लो कि हम मशीन नहीं लगा के हम 500 आदमी ही लगा दिए कि एक ठो नट खोलेगा, एक ठो नट कसेगा, मतलब किसी भी तरह, तो कम से कम इन 500 लोगों को रोजगार तो मिला। तो अब है कि हमको डिसाइड करना, अमेरिका
या अमेरिका या यूरोप या जापान, इसमें जनसंख्या कम है। यहाँ पे जो लोग हैं वो पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। तो कम होने के कारण ये मशीनों का इस्तेमाल करते हैं उत्पादन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है और हर किसी को रोजगार भी देने की का जरूरत है। तो रोजगार कहाँ मिलेगा? खेती में। तो खेती में पहले से बहुत ज्यादा लोग हैं। तो इंडस्ट्री में अगर हम लोग मशीन से ही सब चीज उत्पादन करेंगे तो रोजगार कैसे देंगे? तो इसलिए हम लोग को अधिक श्रम का उपयोग करके उत्पादन करने की जरूरत होती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग श्रम इंटेंसिव जिसमें ज्यादा श्रम लगे, लोगों का श्रम लगे, वैसा अगर हम लोग फैक्ट्री खोलेंगे तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। तो इसलिए दूसरी समस्या क्या हो जाती है कि इन वस्तुओं का, पहली समस्या क्या है कि ये जो सीमित संसाधन है उसका इस्तेमाल करके किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, और उसके बाद उन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। और तीसरा समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। मतलब ये वितरण संबंधी चीज है। वितरण जो है ना, वितरण वो भी बहुत जरूरी आर्थिक गतिविधि होती है, क्योंकि उत्पादन अपने आप में कोई बड़ा चीज नहीं होता है। आज जो है मानव वो सबसे उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता की तकनीकों से लैस है और बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है। हम नहीं सुनते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा खाद्य सामग्री का उत्पादन कर लिए, लेकिन चूंकि उसका वितरण नहीं हो पाया तो वो सड़ गया, गल गया और बहुत सारे लोग भूखमरी हो गया। भूखमरी का मतलब होता है अगर भूख से कोई मर जाए तो उसको भूखमरी कहते हैं। तो मानव एक तरफ तो उसके पास उत्कृष्ट तकनीक है और उस उत्कृष्ट तकनीक का इस्तेमाल करके वो बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है, लेकिन वो चूंकि वितरण सही से नहीं कर पा रहा है, इसलिए कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा हो गया या ज्यादा संसाधन हो गए हैं और कुछ लोग भूखमरी का शिकार हो गए। तो इसीलिए हमको तीसरा जो पहलू है उस पर भी ध्यान देना होगा और ये अर्थव्यवस्था की बड़ी केंद्रीय समस्या होती है। वो समस्या है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। क्या जो सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा का सुविधा या स्वास्थ्य का सुविधा, वो सब किसी को दिया जाए मुफ्त में या फिर कुछ ही लोगों को दिया जाए। या देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। मतलब हम जो उत्पादन करते हैं उसमें कितना हम किसको देंगे। क्या प्रारंभिक शिक्षा तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। ये वितरण का से संबंधित है। उत्पादन तो मान लो हम कर लिए, लेकिन अगर उत्पादन करने के बाद हम कुछ लोगों को हम लोग सवाल पूछेंगे। ये समस्या जो है केंद्रीय समस्या, यही सब समस्याओं को पूरा करने के लिए हम लोग सवाल पूछते हैं। तो हमारा सवाल क्या है कि क्या प्रारंभिक शिक्षा जो अर्ली एजुकेशन होता है और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सबको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। क्या सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। मान लो कि हमारा अर्थव्यवस्था है, उसमें उसके पास बहुत पैसा, संसाधन, मतलब वो बहुत सारा चीज उत्पादन किया है ना। तो एक आदमी के पास खाना नहीं है और एक आदमी के पास चार ठो प्लेन है ना। तो ये दोनों का ऐसा अर्थव्यवस्था तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऐसा अर्थव्यवस्था होगा तो एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा। ये जो जिसके पास खाना नहीं है या जिसका बहुत फटेहाल स्थिति है, वो बोलने लगेगा कि नहीं, हमको ऐसी सरकार, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिस व्यवस्था में मतलब हमको बिल्कुल लगने लगे कि हम दूसरी दुनिया में जी रहे हैं और दूसरा आदमी दूसरी दुनिया में जी रहा है। कम से तुम्हारे पास 4 प्लेन है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास कम से कम रोटी होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये जो चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये सब होनी चाहिए। जो न्यूनतम मात्रा हो, जो उपभोग की न्यूनतम मात्रा हो, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उसके उपभोग की न्यूनतम मात्रा वो उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी विलासिता की वस्तु वो जो जितना एफर्ट कर सकता है, जो जितना जिसका औकात होगा वो खरीदेगा, लेकिन कम से कम जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटी है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सबको न्यूनतम मात्रा में होनी चाहिए। ये कैसे होगा, होनी चाहिए कि नहीं, ये सब जैसे अभी देखो सरकार क्या कर रहा है, सरकार कॉलेज का या स्कूल का या स्वास्थ्य सेवा को प्राइवेटाइज कर रहा है, प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। वितरण से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो कि शिक्षा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, शिक्षा का। तो अभी कॉलेज है, मुरारका कॉलेज है ना,
मुरारका कॉलेज। मुरारका कॉलेज में कोई भी बहुत कम मतलब कि 1000 डेढ़ हज़ार में पढ़ सकता है ना? 1000 डेढ़ हज़ार में पढ़ लेता है। अब वही है अमेठी कॉलेज, है ना? इसमें 20 लाख रुपया लगता है पढ़ने में, ग्रेजुएशन सिंपल बीए करने में। तो हम लोग सब 20 लाख नहीं दे पाएँगे, पर 1000 डेढ़ हज़ार हम लोग दे सकते हैं। तो वही लेकिन सरकार अब क्या करना चाहिए, वो देखो किन वस इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए? तो अब सरकार बोल रही है कि नहीं, अब मुरारका कॉलेज को भी हम प्राइवेटाइज़ कर देंगे। तो जब जैसे ये भी प्राइवेटाइज़ इसका भी निजीकरण हो जाएगा, निजीकरण होगा, तो क्या होगी, ये भी मुरारका कॉलेज का भी फीस 20 लाख रुपया हो जाएगा। तो सब कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो वितरण तो नहीं हो पाया। किसके लिए किया जाए? तो अगर हम लोग नॉलेज शिक्षा का उत्पादन कर रहे हैं, तो शिक्षा का उत्पादन का इस तरह किया जाए, इस तरीके से किया जाए कि वो सबको कम से कम जो न्यूनतम मात्रा है, वो सबको उपलब्ध हो पाए। तो ये तीनों जो है ना, वो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ होती है। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ होती हैं। सीमित संसाधनों का विनिधान का मतलब यही होता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर कर देना। मान लो कि अभी हम तुमको फैक्ट्री वाला एग्जांपल ले रहे थे कि अगर हमको अनाज का ज़्यादा ज़रूरत है, तो फैक्ट्री के पास फैक्ट्री के पास जितना भी संसाधन है, लोग है या ज़मीन है, उसको हम लोग कृषि की तरफ भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे और इससे हम लोग अनाज उपजाएँगे, है ना? और अगर अनाज ज़्यादा हो गया, अब हमको अनाज मेरे पास प्रचुर मात्रा में हो गया और युद्ध हो गया या कोई और चीज़ की ज़रूरत है ना? तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा कम कर देंगे या इसमें से जितना भी किसान है या मजदूर है उसको निकाल के फिर फैक्ट्री में लाएँगे, बोलेंगे आप बंदूक बनाओ या ब्रेड बनाओ, कुछ भी ऐसा चीज़ बनाओ। तो ये जो सीमित संसाधनों का विनिधान, कैसे हम लोग इसका एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बेहतर इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे और फिर अंतिम वस्तु और जो उसके बाद उत्पादन करेंगे, वो वस्तु और सेवाओं का वितरण किस तरह हो, ये चीज़ जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। तो इस तरह से हम लोग अभी देखें कि कैसे जो एक समाज का लोग जिसका आवश्यकता का जो लिस्ट होता है, जो सूची होती है वो बहुत लंबी होती है और बहुत कम संसाधन में वो उसका का उत्कृष्ट इस्तेमाल करके वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उस पूरा करने की प्रक्रिया में वो किसी भी आवश्यकता का चयन करते हैं कि ये ज़्यादा आवश्यक है, स्वास्थ्य व्यवस्था ज़्यादा आवश्यक है या शिक्षा देना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वो भविष्य बनाता है। तो कैसे किसी भी चीज़ का चयन करते हैं और किसी भी चीज़ का त्याग करते हैं और कैसे इन सब चीज़ों से अर्थव्यवस्था में जो है वो समस्याएँ उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ करती है। कौन सी वो 3 समस्या है जो हर अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े हैं अभी तक हम लोग। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखने का कोशिश करेंगे। ये सीमांत उत्पादन संभावनाएँ। देखो, अभी हम लोग इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं, वो तुमको एग्ज़ाम में पूछेगा डायरेक्ट नहीं। जैसे तुम एसएससी, रेलवे ये सब का एग्ज़ाम दोगे तो नहीं ये होगा। हम क्लास का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बनाना। ये तुमको हम तैयार कर रहे हैं। अगर तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बन गया, तो आगे कोई भी अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था में कोई भी समस्या आएगी, कोई भी सवाल आएगा, तो उसको बनाने में तुमको फ़ायदा होगा। तुम्हारे पास ये टूल्स होगा जिससे जाँचेंगे। यूपीएससी, बीपीएससी कमीशन का बड़ा-बड़ा एग्ज़ाम दोगे, जिसमें कॉन्सेप्ट्स का ज़रूरत होता है, तो यही सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वहाँ पे सवाल पूछते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरत है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीमांत उत्पादन संभावना के बारे में। सीमांत उत्पादन संभावना को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और तुमको अभी बात जब हम ये समझा देंगे तो तुमको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उससे ये रिलेटेड भी है। तो सीमांत उत्पादन संभावना को हम लोग पढ़ने के लिए नीचे में जो चार्ट है एक ठो दिया हुआ, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ये देखो, हमारे पास मान लो कि सीमित संसाधन है, कुछ संसाधन है हमारे पास। खेती में एक संसाधन है, जितना भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग करके हमको मान लो कि अनाज उपजाना है या कपास उपजाना है। अब है कि पूरा
संसाधन का उपयोग अगर हम लोग कपास उपजाने में, हमारे पास कृषि में जितना संसाधन है, उसका उपयोग अगर हम लोग कपास को उपजाने में करेंगे, तो कपास की 10 इकाई हम लोग उत्पादन करेंगे। और अगर हम लोग पूरा संसाधन को अनाज को के उत्पादन में लगाएंगे, तो अनाज की 4 इकाई का उत्पादन करेंगे, है ना? उसी तरह अलग-अलग मतलब कि संसाधन को थोड़ा-सा अनाज के लिए भी देंगे, थोड़ा कपास के लिए भी देंगे, तो या तो फिर 1 इकाई, 9 इकाई, इस तरह से मतलब ये है कि संसाधन का कैसे हम लोग मिक्सचर करें कि थोड़ा इसमें भी जाए और थोड़ा उसमें भी जाए। अगर हमारे पास जितना भी कृषि में उपलब्ध संसाधन है, ये देखो, ये उत्पादन सेट है, उत्पादन संभावना सेट है। इसको हम लोग उत्पादन संभावना सेट कहते हैं कि कैसे हमारे पास 5 या उससे ज़्यादा 5, 10 या अनगिनत संभावनाएँ होती है कि हम अपना संसाधन का इस्तेमाल करके क्या-क्या उत्पादन कर सकते हैं। तो ये उत्पादन संभावना सेट है। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है जो है, वो उत्पादन हमारे पास एक सेट है। हम बोलते हैं ना, हमारे पास 5 सेट कपड़ा है, ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास 5 सेट कपड़ा है। तो उसी तरह ये सेट है। ये पहला सेट है कि हम ए में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास संसाधन है, उस तमाम संसाधन का जो उपयोग है, वो कपास की खेती में कर रहे हैं और 10 इकाई कपास की हम लोग उत्पादन कर रहे हैं और अनाज के पास कुछ भी संसाधन नहीं बचता तो 0 है। दूसरा सेट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ संसाधन को हम लोग दे रहे हैं अनाज को और 1 इकाई हम लोग अनाज का उत्पादन कर रहे हैं और कुछ हम लोग दे रहे हैं कपास को और 9 इकाई हम लोग कपास का उत्पादन कर रहे हैं। उसी तरह जो लास्ट ई सेट है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि संपूर्ण संसाधन का इस्तेमाल हम लोग अनाज की के उत्पादन में दे रहे हैं, तो अनाज की 4 इकाई उत्पादन कर रहे हैं और कपास में कुछ भी नहीं बच जाता, तो हम लोग कपास की 0 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये हुआ उत्पादन संभावना सेट। अब इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। उसके लिए हम लोग अगला जो डायग्राम है उसको देखेंगे। ये जो डायग्राम है उसको, ये जो रेखा चित्र है उसको ध्यान से देखो। रेखा चित्र में अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाएं दर्शाई गई है। ये जो है ये है कि अगर हम लोग संसाधन का इस्तेमाल सिर्फ जो भी हमारे पास संसाधन है उसका सिर्फ अनाज के लिए करेंगे, तो हम लोग ज्यादा अनाज उत्पन्न कर लेंगे। ये संसाधन है ना? संसाधन का पूरा इस्तेमाल हम लोग अनाज के लिए किए, तो यहाँ पे क्या कपास हमको 0 मिला और अनाज हमको इतना मिला, जो भी हो। और उसी तरह अगर हम लोग संसाधन का इस्तेमाल सिर्फ कपास के लिए किए, तो कपास हमको इतना मिला और अनाज हमको इतना मिला। तो ये जो रेखा है, इसी रेखा पे अलग-अलग मान लो कि हम लोग इतना संसाधन का उपयोग किए अनाज के लिए और इतना संसाधन का उपयोग किए कपास के लिए, है ना? तो हमको एक सेट मिला सी, है ना? जिसमें हम लोग अनाज जो है उसका 3 इकाई और कपास का 7 इकाई उत्पादन कर दिए। तो ये एक तरह का मिश्रण हो गया कि हम अनाज भी अपना संसाधन का थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करके अनाज भी उपजा लिए 3 इकाई और कपास भी उपजा लिए 7 इकाई। तो ये जो कर्व है ना, ये जो रेखा है, उसके नीचे अगर कोई भी हम अपना पूरा संसाधन का इस्तेमाल करके अगर हमारा उत्पादन जो है इस रेखा के, ये जो रेखा है, ये रुक जा, ये हम अपना जो समस्त संसाधन है उसका इस्तेमाल करके अगर हम इस रेखा पर जो है, इस रेखा पर जो है उसके नीचे, इसके ऊपर कभी भी होगा ही नहीं, इसके ऊपर का उत्पादन नहीं हो सकता उत्पादन, क्योंकि हम अपना जितना भी संसाधन है, दोनों तरफ जितना भी संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल करके, पूरा संसाधन का इस्तेमाल करके या तो बहुत सारा कपास उपजा सकते हैं या बहुत सारा अनाज उपजा सकते हैं, या अगर हम संसाधन को थोड़ा-थोड़ा बाँट दें तो थोड़ा सा अनाज और थोड़ा सा कपास, थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा कपास, ऐसा उत्पादन कर सकते हैं। तो ये है कि हम अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके, पूरा इस्तेमाल करके अगर मान लो कि इस रेखा पे नहीं, इसके नीचे मान लो कि 1 इकाई अनाज का और आधा इकाई कपास का इतना उत्पादन किए, तब हम कहेंगे कि नहीं, तो हम जो उत्कृष्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उत्कृष्ट जो इस्तेमाल अपने संसाधनों का इस्तेमाल
अपने संसाधनों का नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम अपने संसाधनों का उत्कृष्ट इस्तेमाल करेंगे, तो इस लाइन पे ये जो सीमांत उत्पादन संभावना है, इस लाइन पे हमको कपास या अनाज का कोई भी मिश्रण मिलेगा। या तो सिर्फ अनाज मिलेगा, या कपास मिलेगा, या कपास अनाज का अलग-अलग मिश्रण मिलेगा। अगर इसके नीचे कुछ कहीं हम उत्पादन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपने संसाधनों का उत्कृष्ट इस्तेमाल हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। आगे देखो तो तुमको समझ में आएगा चीजें। इसके पहले वाला ग्राफ नहीं है, इसके पहले वाला टेबल है, ठीक है ना। तो इस टेबल में है क्या, हम लोग इस टेबल से उत्पादन संभावनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उत्पादन संभावनाएं यहाँ पे मान लो कि हमारे पास कृषि में जो उपलब्ध संसाधन है ना, संसाधन है। मान लो कि क्या है संसाधन उपलब्ध हमारे पास, 10 एकड़ जमीन और 10 ठो मजदूर, ये है हमारे पास संसाधन, ठीक है ना। अब 10 एकड़ जमीन और 10 जो मजदूर है, उसका इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल हम लोग कपास को उपजाने में ही कर दिए, है ना। तो हमको 10 इकाई कपास का मिला, 10 टन, 10 किलो, जो भी बोलो, 10 इकाई हम लोग मान रहे हैं। और चूंकि अनाज में हम थोड़ा सा भी संसाधन नहीं लगाए, तो हमको अनाज कुछ नहीं मिला। अब मान लो कि हम लोग जो है कि ये सेट ए हो गया, सेट ए। सेट बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब दूसरी संभावना क्या है, दूसरी संभावना क्या है कि हम लोग मान लो कि जो 2 एकड़ जमीन जो है वो अनाज के लिए दे रहे हैं, और 4 ठो मजदूर जो है, 2 एकड़ जमीन और 4 ठो मजदूर जो है वो अनाज के लिए दे रहे हैं। और हमारे पास 8 एकड़ जो जमीन है और 6 ठो मजदूर बच रहा है, उसको हम लोग कपास की खेती के लिए दे रहे हैं, है ना। संसाधन तो हमारे पास इतना ही है, इसी का अलग अलग मिश्रण करके हम लोग अलग अलग संभावनाओं को तलाश रहे हैं। तो मान लो कि 2 एकड़ और 4 मजदूर लेके अनाज 1 इकाई हुआ, है ना। और 8 एकड़ और 6 मजदूर लेके कपास का 9 इकाई हुआ। उसी तरह अगर हम लोग पूरा मजदूर या पूरा खेत जो है वो सिर्फ अनाज का उत्पादन में लगा देंगे, तो 4 इकाई अनाज का हुआ, और कपास के पास कोई भी संसाधन नहीं है, तो कपास का नहीं हुआ। मान लो कि हम लोग क्या किए कि 6 एकड़ जमीन और 8 गो मजदूर को लगाए अनाज के उत्पादन में, तो इसके उत्पादन के लिए हमारे पास 4 एकड़ जमीन और 2 ठो मजदूर बच गया। तो इस तरह से अलग अलग संभावनाएं जो है ना, हम अपने संसाधनों का कैसा मिश्रण करते हैं, उस मिश्रण का उपयोग हम लोग किन किन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, ऐसी हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं होती है, जिस संभावना को हम लोग उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, समझ गया ना। हाँ, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फिगर है ना, इसमें ये कह रहा है कि अगर हम अपना संसाधन का जो उत्कृष्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा ना, ये क्या है, ये इसका मतलब है, ये ऐसा ना होता है 1 2 3 4 5, हाँ, और ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इकाई कपास की और 1 इकाई अनाज की। इसका मतलब हुआ 5 इकाई कपास की और 2 इकाई अनाज की। इसका मतलब हुआ क्या कि 3 इकाई कपास की और 4 इकाई अनाज की। इसका मतलब हुआ क्या कि 1 इकाई कपास की और 4.5 इकाई अनाज की, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ अनाज और कपास 0। तो ये जो रेखा है, इसको हम लोग सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं, कि हम अपना जो जितना भी हमारे पास संसाधन है, उसका हम लोग एकदम उत्कृष्ट इस्तेमाल किए, तो हमको इस लाइन पे जितना उत्पादन है वो मिल रहा है, अलग अलग चीजों का, कपास और उसका। अगर इसके नीचे मान लो हम लोग पूरा इस्तेमाल किए अपना संसाधन का, और हमको 10 यूनिट हम अपना संसाधन का सिर्फ कपास में उत्पादन में लगाए, और कपास का उत्पादन हमको 10 यूनिट नहीं मिलकर हमको 5 ही यूनिट मिला, है ना। या हम पूरा अपना संसाधन का इस्तेमाल अनाज के लिए लगाए, और अनाज हमको 5 होना चाहिए था, लेकिन 5 हुआ नहीं और 3.5 ही हुआ। तो इसका मतलब हो गया, ये यहाँ पे है, इसका मतलब हो गया कि हम अपने संसाधन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या उत्कृष्ट इस्तेमाल नहीं कर पाए, है ना? उत्कृष्ट इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये चीज ये बताता है, ये सीमांत उत्पादन संभावना। अब देखो ये इसमें आगे जो है वो लिखा हुआ है कि वक्र पर या उसके नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज तथा कपास के उस संयोग को दर्शाता है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है। यही ये वक्र जो है इस पे या इसके नीचे कोई भी अगर बिंदु है तो वो चीज बताता है, उस संयोग को दर्शाता है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है। यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के, हाँ अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। यह वक्र कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्त ये जो वक्र है, ये जो लाइन है, ये जो वक्र है, इसको हम लोग सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। मगर अब देखो जैसे पूरा संसाधन हमारे पास था, हमारे पास क्या था, जितना भी संसाधन था उससे हम लोग दो चीज का उपजा रहे थे। एक तो कपास उपजा रहे थे और एक तो हम लोग उपजा रहे थे क्या, अनाज, ठीक, अनाज। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अपना संसाधन का पूरा इस्तेमाल कर लें सिर्फ कपास उपजाने में, तो हमको 9 यूनिट कपास का मिलेगा, है ना, कपास का मिलेगा, और 4 यूनिट अनाज का मिलेगा और 0 यूनिट अनाज का मिलेगा, क्योंकि अनाज को हम लोग कोई संसाधन नहीं दे रहे। और अगर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कपास को दिए तो 5 यूनिट कपास का और मान लो कि 1 यूनिट या 2 यूनिट अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। उसी तरह सी में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग पूरा संसाधन को अनाज को सिर्फ दे दिए तो 4 यूनिट अनाज का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं और 0 यूनिट कपास का उत्पादन कर रहे हैं। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट कहता है ना, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, तुमको बाद में बहुत हेल्प करेगा जब भी यूपीएससी सब दोगे तो। इसको हम लोग अवसर लागत कहते हैं। अब अवसर लागत क्या होता है कि मान लो कि हम अपना पूरा संसाधन का इस्तेमाल जब कपास के उत्पादन में किए तो हमको 9 यूनिट कपास मिला, और अगर हम पूरा संसाधन का उपयोग अनाज के उत्पादन में किए तो हमको 4 यूनिट मिला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि कपास के पास में हमारा जितना उत्पादन, जितना संसाधन था, उससे कुछ संसाधन को हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं अनाज में, है ना। तो अनाज का 2 यूनिट उत्पादन में, अनाज का 2 इकाई उत्पादन के लिए हमको कितना इकाई कपास का छोड़ना पड़ा, 4 इकाई कपास का छोड़ना पड़ा। तो ये हो गया अवसर लागत, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। ये कि हमको अगर अनाज का 2 इकाई उत्पादन करना है तो उसके लिए हमको कपास का 4 इकाई को छोड़ना पड़ेगा, या अगर अनाज का 4 इकाई हमको उत्पादन करना है तो कपास का 9 इकाई हमको बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। ये हुआ अवसर लागत, कि इस प्रकार एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे अब तुम्हारा आम जीवन से हम एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अभी है कि मंडे तो मंडे को दिन में एक मैच है फुटबॉल का, है ना। और उसी दिन में ही मान लो कि मैच है कितना बजे से, 11:15 से लेके 12:15 तक, नहीं, मैच 1 घंटा और कितना का होता है, 1 घंटा और 1.5 घंटे का होता है, तो 45 तक फुटबॉल मैच है। और उसी 11 से 11:45 तक एक लेक्चर है इकोनॉमिक्स का, है ना। तो अगर हम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, अवसर लागत जो है वो कहता है कि अगर हम फुटबॉल का मैच देखना चाहेंगे तो हमको इकोनॉमिक्स का लेक्चर छोड़ना पड़ेगा, या अगर हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुनना चाहेंगे तो हमको फुटबॉल मैच छोड़ना पड़ेगा। तो ये अब हमको, ये हमारी समस्या है, ये जो डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकर है, उसकी समस्या है कि वो फुटबॉल मैच देखना चाहता है या इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुनना चाहता है। तो
एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए दूसरे को जो हम लोग छोड़ते हैं ना, दूसरे को छोड़ना पड़ता है, उसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं कि ये चीज़ तो तुम्हारा छूट गया भाई, तो ये हो गया अवसर लागत। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी मतलब इस इकोनॉमिक्स का, है ना? बहुत सी उत्पादन संभावनाओं में से किसी एक का चयन करना ही अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या होती है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था में और समस्या क्या होता है कि हम इसको चुनेंगे कि इसको चुनेंगे कि इसको चुनेंगे कि इसको चुनेंगे। क्या हम चुनेंगे कि हम अपना संपूर्ण संसाधन का उपयोग अनाज में कर दें या हम संपूर्ण संसाधन का उपयोग कपास के उत्पादन में कर दें या कोई बीच की ऐसी चीज चुने कि हमको अनाज भी थोड़ा मिल जाए और कपास भी थोड़ा मिल जाए। तो ये जो चयन जो है, चयन की प्रक्रिया जो है वो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है ना? तो इस तरह से हम लोग अभी अर्थव्यवस्था मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में तमाम चीज देखे कि इसमें हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर, एक आदमी, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फैक्ट्री, इसका बिहेवियर के बारे में, ये किस तरह से अपने फैसले लेता है, सीमित संसाधनों का उपयोग करके कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कैसे फैसले लेता है, इसके बारे में पढ़े। हम लोग पढ़े कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो क्या होती है और उसमें हम लोग सीमांत उत्पादन संभावनाओं को देखें। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट का चर्चा किए हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग अवसर लागत कहते हैं। बाद में जब तुम लोग यूपीएससी ये सब दोगे तो याद करोगे कि सर हमको, अच्छा अवसर लागत सबको समझ में आ गया ना? ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, ये जो समस्याएं हैं, ये जो समस्याएं हैं उसके बारे में फैसला ये जो समस्याएं हैं ना उसको कौन सॉल्व करता है? अलग अलग जो अर्थव्यवस्था तरीके की अर्थव्यवस्था है उसमें ये जो समस्याएं उसको कौन सॉल्व करता है, उसका फैसला कौन करता है? तो इस तरह से हम तीन, एक पहला केंद्रीय, तीन तरह की का अर्थव्यवस्था होता है। आर्थिक क्रियाकलापों का जो आयोजन है ना वो चूंकि तीन तरह के लोग करते हैं, इसमें दो तरह के लोग करते हैं, तीसरा तो बस ये दोनों का मिक्सचर है। जैसे एक तो प्याज का सलाद होता है और एक तो टमाटर का सलाद होता है और एक तो होता है मिक्सचर, तो उसमें प्याज टमाटर दोनों होता है। तो वही है, ये जो आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन है ना, जिसमें मतलब सीमित संसाधनों को चुनना, उसका बेहतर इस्तेमाल करना, फिर उन सब अपनी आवश्यकताओं को चुनना कि इस आवश्यकता, हमको कपड़ा चाहिए कि हमको कपास चाहिए कि हमको अनाज चाहिए और उसमें हम कितना संसाधन लगाएंगे, ये सब जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसका आयोजन अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग लोग करते हैं। तो उस तरह से पूरे दुनिया में देखी गई है कि तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है। उसमें सबसे पहले होता है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है कि जो समस्याएं, आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं, जो केंद्रीय समस्याएं हैं, उसका जो फैसला है वो सरकार लेती है। क्या तीन समस्याएं जो है, क्या और कितना उत्पादन करना, किस तरीके से उत्पादन करना और किन के लिए उत्पादन करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार किस लिए करती है? सरकार का उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है वेलफेयर, भलाई, समाज की भलाई, ये होता है इनका उद्देश्य सरकार का, है ना? इसमें सरकार ही तय करती है कि हमारा जो संसाधन है उसका उपयोग हम लोग किस चीज का उत्पादन में करेंगे, है ना? और फिर उत्पादन जो हुआ वो किस तरीके से उत्पादन भी होता है, कितना करेंगे, किस चीज का करेंगे और कितना करेंगे, ये भी सरकार तय करती है ना? और दूसरा किस तरीके से करेंगे, है ना? किस तरीके से करेंगे इसका भी सरकार करती है। और फिर किसको मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना, है ना? मतलब वितरण किसका मिलेगा, ये भी सरकार ही तय करती है। तो ये जो केंद्रीय योजना मतलब सेंटर ही प्लान करता है। जो सरकार, जो केंद्र सरकार होती है ना, वही तय करती है, पर इनका उद्देश्य जो होता है वो समाज की भलाई होता है। दूसरा है बाजार की अर्थव्यवस्था। तो बाजार की अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो उत्पादन है, ये निजी हाथों में होता है, निजी हाथों में होता है।
ये मतलब कोई खास आदमी फैक्ट्री लगाता है और उसमें उत्पादन करता है। और ये जो समस्याएँ हैं, तीनों समस्याएँ कि किसके लिए और कितना करना है, किस तरीके से करना है और किसको कितना मिलेगा, ये जो बाज़ार तय करता है। बाज़ार में जो 2 चीज़ होता है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, ये तय करता है कि किस चीज़ का, मान लो कि किसी भी चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो गया, तो अब जितना भी संसाधन है, वो जो बिज़नेसमैन है, वो क्या करेगा, सब संसाधन को उसी चीज़ को, जैसे देख लिया कि अभी अर्थव्यवस्था में मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत, मतलब माँग ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सब सब संसाधन का जो है वो इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन के लिए कर देगा, है ना? तो डिमांड, तो किसके लिए और कितना किया जाए, ये बाज़ार तय करती है। बाज़ार में डिमांड कितना है, उसके हिसाब से तय होता है। किस तरीके से होगा? उपलब्ध टेक्नोलॉजी, उप 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 उपलब्ध जो टेक्नोलॉजी है, और उसमें कैसे इसका प्रॉफ़िट बढ़े कैसे? मान लो कि हम ना 100 आदमी नहीं रख के 2 ठो मशीन रख लिए, है ना? तो इसमें क्या हुआ कि हमको कम खर्चा होगा, तो जब कम खर्चा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो बिज़नेसमैन यही करेगा कि 2 ठो मशीन रख लेगा। लेकिन केंद्रीय योजनाकृत अर्थव्यवस्था जो होगी, उसमें क्या करेगा कि नहीं, 2 मशीन नहीं रख के 100 लोग को रख लेगा। क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो है समाज की भलाई, लोगों की भलाई करना, लेकिन इसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। ये बाजार अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन निजी हाथों में होता है, उसमें जो भी केंद्रीय समस्याएँ होती है, वो केंद्रीय समस्याओं को सॉल्व मार्केट मैकेनिज्म करता है, बाजार करता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, है ना? और इसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। और तीसरा जो अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें दोनों कुछ चीजें जो होती है उसको सरकार तय करती है, सरकार उसका उत्पादन करती है, और कुछ चीजों बाजार के लिए छोड़ देती है। जैसे मान लो कि ये मान लो कि आज आज दुनिया में जो भी इकोनॉमी है, जो भी देश है, उसमें मिक्स्ड अर्थव्यवस्था ही है। उसमें मिक्सचर, तीसरा जो है, उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है। कोई भी केंद्रीकृत मतलब मूल तौर पर या बाजार अर्थव्यवस्था मूल तौर पे नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हम लोग मानते हैं यूएसएसआर, सोवियत रसिया, या फिर चाइना, अर्ली डेज में चाइना, और बाजार अर्थव्यवस्था का यूएसए, है ना? लेकिन अभी जितना भी कंट्री है, या यूएसएसआर हो, या चाइना हो, या यूएसए हो, या इंडिया हो, ये सब है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है, कुछ चीजों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है। जैसे अभी क्या करती है तुम्हारा मुरारका कॉलेज, शिक्षा का, एजुकेशन दे रही है, अस्पताल है तुम्हारे यहाँ तो हेल्थ दे रही है, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन भी करती है ना? तो वो सरकार करती है, किस लिए? तो समाज की भलाई के लिए, है ना? भलाई के लिए। और कुछ चीजें जो है, जो विलासिता की वस्तु होती है, जो विलासिता की वस्तु होती है, उसको सरकार छोड़ देता है प्राइवेट हाथ में कि नहीं नहीं तुम ये करो, तुम करो। अब क्या करेगा वो? तो ये टीवी बनाएगा, एसी बनाएगा, कूलर बनाएगा, ये सब बनाएगा। तो इस तरह से ये अर्थव्यवस्था चलती है। उसके बाद तो आज हम लोग देखें, आज हम लोग जो विशिष्ट अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े। विशिष्ट अर्थशास्त्र का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो अर्थव्यवस्था में जो तमाम इकाइयां हैं, तमाम छोटी-छोटी इकाइयां हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक फैक्ट्री हो, ये सब कैसे सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी करती है, अपने सामाजिक या सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। उस सामाजिक या सामूहिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनको किन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, कैसे वो ये फैसला करते हैं कि किस चीज का निर्माण करना है, किस चीज का उत्पादन करना है और कितना करना है, या किस तरीके से करना है, या किनके लिए करना है ना? तो वो चयन कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़े हम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जो अवसर लागत है उसके बारे में पढ़े हम, सीमांत उत्पादन संभावना के बारे में पढ़े, और उसके बाद हम लोग 3 तरह की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े, जिसमें अलग-अलग लोग ये जो फैसला है लेते हैं कि किसके लिए, कितना, कैसे उत्पादन हो। तो इस तरह से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, विशिष्ट अर्थशास्त्र, ये हम लोग इसका परिचय हम लोग ले लिए, जो हम लोग को आगे इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत मदद करेगा ये सब कॉन्सेप्ट। और अगले लेक्चर में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमी। ये इंग्लिश में इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा,
है ना? बड़ा, बड़ा होता है, बड़ा। पूरा देश के बारे में, इसमें हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग रिज़र्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पूरे देश का ये बड़ा रूप में जब हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे समिष्ट और विशिष्ट अर्थशास्त्र जो है एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो इस तरह से आज हम लोग आज का लेक्चर खत्म हुआ। आज हम लोग को जो सीखना था वो हम लोग सीख लिए और समिष्ट अर्थशास्त्र हम लोग कंटिन्यू आगे हम लोग जारी रखेंगे अगले लेक्चर में। इससे पहले कि हम लोग इस लेक्चर को खत्म करें, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हैं।